तो बेसिक डेवलपमेंट लेक्चर 3 में हम सीखेंगे कि एसिड बेस केमिस्ट्री क्या होती है। ठीक है, अभी ये एसिड और बेस ये टर्मिनोलॉजीज को समझने के लिए कुछ थियरीज हमको पढ़नी पड़ेगी, तो मैं एक एक करके कोशिश करूंगा आपको पूरी तरह से एसिड और बेस का नॉलेज देने की। ठीक है, अब देखिए एसिड और बेस है ना, एसिड बेस का और बेस एसिड का दुश्मन होता है ऐसा कहा जाता है। ठीक है, और ये दोनों जो केमिकल है वो हमेशा एक दूसरे को कैंसल आउट करते हैं या फिर एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं, ऐसा हम कहते हैं। इसके लिए ऐसा भी कहा जाता है कि इन दोनों केमिकल्स के बीच में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। ठीक है, तो एसिड एग्जैक्टली होता क्या है, बेस एग्जैक्टली होता क्या है, ये सब समझने के लिए कई साइंटिस्ट आगे आए और उन्होंने इनके ऊपर इंफॉर्मेशन दी। तो सबसे पहली बार जब हम पढ़ते हैं एसिड और बेस के बारे में तो क्लासिकल थियरी से पढ़ते हैं। ठीक है, द क्लासिकल थियरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस डिस्क्राइब देम एज इन द फॉलोइंग वेज। अभी जो क्लासिकल थियरी है पुराने जमाने की थियरी है, ये सबसे पहला अटेम्प्ट था इन सब्सटेंस को समझने के लिए। तो एसिड्स के कुछ पॉइंट है जिसको हमें सोचना चाहिए। ठीक है, जैसे एसिड क्या होता है, एसिड किसको कहा जाता है, द सब्सटेंस दैट टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। ठीक है, लिटमस पेपर एक टाइप का इंडिकेटर होता है, ब्लू कलर में भी अवेलेबल होता है, रेड कलर में भी अवेलेबल होता है। तो ऐसा सब्सटेंस जो ब्लू कलर के लिटमस पेपर को रेड कलर में टर्न कर दे, ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, एसिड। और तो और दे आर सार टू टेस्ट, ऐसा हम कहते हैं। इसका मतलब जो एसिड है इनका टेस्ट खट्टा सार होता है। ठीक है, ऐसा माना जाता है। एंड दे न्यूट्रलाइज बेसिस। ठीक है, बेसिस के साथ एसिड्स रिएक्ट करते हैं और उनको क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं। ठीक है, सेम बेसिस के बारे में भी कुछ पॉइंट है। द सब्सटेंस दैट टर्न्स रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू, मतलब एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट हुआ कि नहीं। ऐसा सब्सटेंस जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर दे उनको क्या कहते हैं, बेसिस। ठीक है, दे आर बिटर टू टेस्ट। ठीक है, जैसे हम कड़वा कहते हैं, है ना, तो ये कड़वा होता है टेस्ट में, और ये एसिड कैसा होता है, सार होता है, खट्टा होता है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, दे न्यूट्रलाइज एसिड्स, है ना, ऑपोजिट। और इसमें एक और पॉइंट है, दे आर सोपी टू टच मोस्ट ऑफ द टाइम्स, दे आर सोपी टू टच, यानी अगर आप बेजेस को टच करते हैं अपने हाथों से तो आपको एक ग्रीस जैसा फीलिंग आता है। ठीक है, इट इज सोपी टू टच, करेक्ट। तो ये जो आप देख रहे हैं बोर्ड पे, इसको हम ना एग्जैक्टली डेफिनेशन ऑफ एसिड्स एंड बेस नहीं बोल सकते। ठीक है, ये सब अगर आप ध्यान से देखें, ब्लू लिटमस को चेंज करना, उसका टेस्ट कैसा है, वो किस पे रिएक्ट करता है ना, ये सब चीजें जो है वो एसिड और बेसिस की प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रही है, उसका डेफिनेशन डिस्कस नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि क्या इन दोनों भी पॉइंट से आप एसिड या बेस का केमिकल स्ट्रक्चर पहचान सकते हैं क्या? नहीं। यानी ये जो दोनों थियरीज हैं केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इनएडिक्वेट है, क्योंकि इनमें से हमको केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये सारी सिर्फ प्रॉपर्टीज है। इनफैक्ट ये प्रॉपर्टीज हर बार ट्रू होगी ऐसा जरूरी नहीं है, एक्सेप्ट दिस फर्स्ट प्रॉपर्टी, लिटमस वाली प्रॉपर्टी। क्योंकि बहुत सारे एसिड ऐसे हैं, जैसे नॉर्मल एसिड आप चेक करो, लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड होता है तो उसका टेस्ट आपको पता है सार होता है। ठीक है, विनेगर या फिर आप सोया सॉस देखो, उनका टेस्ट भी सार होता है क्योंकि उनके अंदर एसिडिक एसिड होता है। ठीक है, जैसे बिटर टेस्ट कहाँ होता है, अगर आपने कभी कॉफी का टेस्ट देखा रहेगा तो वो बिटर होता है। ठीक है, या फिर आपने कभी गलती से साबुन का टेस्ट अगर कर लिया नहाते टाइम तो वो भी कैसा टेस्ट होता है, बिटर। ठीक है, बट ऐसे बहुत सारे एसिड्स हैं जिनको आप टेस्ट करके नहीं चेक कर सकते। कुछ एसिड्स इतने पॉइजनस होते हैं कि आप उनको टेस्ट करेंगे तो आप पेपर पे लिखेंगे वो कैसा है उसके पहले यू विल बी डेड। ठीक है, इसलिए ये जो पॉइंट्स हैं दे आर जस्ट प्रिलिमिनरी डिस्क्रिप्शन, दे आर नॉट डेफिनेशन। तो पहली बार जो साइंटिस्ट ने इनका डेफिनेशन देने की कोशिश की उसका नाम था अरहेनियस। ठीक है, नाउ अरहेनियस वाज द साइंटिस्ट हु फर्स्ट टाइम gave such a definition from which you can extract the structure of acids and bases. ठीक है, तो ये क्लासिकल थियरी से आगे बढ़ के हम लोग क्या पढ़ेंगे, अरहेनियस थियरी। ठीक है, सो नाउ लेट अस स्टार्ट विथ अरहेनियस थियरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, तो देखते हैं ये अरहेनियस ने एसिड और बेसिस को कैसे डिस्क्राइब किया। तो अरहेनियस कहता है कि एसिड क्या होता है, द सब्सटेंस that produces H plus ions, ऐसा सब्सटेंस जिसने क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, H plus ions प्रोड्यूस करना चाहिए। कब? in its aqueous solution। याद रखना, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है इस थियरी को डिफाइन करने के लिए, कि ऐसा सब्सटेंस जिसको मैं पानी में डिसॉल्व कर दूंगा
तो उसका क्या बन जाएगा बेटा, एक्वियस सोल्यूशन बन जाएगा। और उसके एक्वियस सोल्यूशन में आने के बाद उस सब्सटेंस ने H+ आयंस को प्रोड्यूस करना चाहिए, तब जाके ऐसे सब्सटेंस को मैं क्या कहूंगा, एसिड कहूंगा। ठीक है, फिर से देख लेंगे। द सब्सटेंस दैट प्रोड्यूसेस H+ आयंस इन इट्स एक्वियस सोल्यूशन इज टर्म्ड एज एसिड या अरहिनियस एसिड, ऐसा भी कहा जाता है। ठीक है, तो अभी इसके अंदर आगे पढ़ेंगे कि अरहिनियस ऐसा भी कहता है कि अरहिनियस एसिड दो तरह के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और एक वीक एसिड होता है। ठीक है, तो ध्यान देंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड से उसका क्या मतलब है, देखो जैसे सारे के सारे एसिड्स हैं, कोई भी एसिड हो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, तो इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हर एक एसिड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की क्षमता अपने अंदर जरूर रखता है। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसे हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, जिसका मतलब होता है कि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में हेल्प करेगा। सेम वे वीक एसिड जो होता है उसे हम वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, जिसका मतलब होता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा लेकिन इतने एफिशिएंटली कंडक्ट नहीं करेगा जितने अच्छे से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट करता है। तो इन्हें हम लोग बैड कंडक्टर नहीं कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। समझा दोनों बात। एसिड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जिसका मतलब वो स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, और वीक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जिसका मतलब वो वीकली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है पर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट जरूर करेगा। तो सर हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा सब्सटेंस स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन सा सब्सटेंस वीक एसिड है? तो याद रखना है, अपने सिलेबस में सिर्फ 3 ही स्ट्रॉन्ग एसिड्स अपने को पढ़ने हैं, सिर्फ 3 ही स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं जिसको आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। पहला वाला है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ध्यान से देखना, मैंने ब्रैकेट में AQ ऐसा लिखा है। AQ मतलब इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक्चुअली ये जब हम लोग बनाते हैं तो ये गैसियस स्टेट में होता है, उस गैस को मैंने वाटर के अंदर डिसॉल्व किया है, इसलिए मुझे ब्रैकेट में AQ लिखना चाहिए। AQ यानी एक्वस यानी वाटर। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब मैं एक्वस मीडियम में रखता हूं तो वो अपने आप को डिसोसिएट करता है H+ आयंस में और Cl- आयंस में। ठीक है, तो ये H+ आयंस भी एक्वस मीडियम में है, Cl- आयंस भी एक्वस मीडियम में है। तो क्या ऐसा सब्सटेंस जिसका एक्वस सॉल्यूशन बनाने पे वो H+ आयंस प्रोड्यूस कर रहा है, उनको एसिड कहना चाहिए क्या? हाँ, अरेनियस ने यही एसिड्स का डेफिनेशन बताया था। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है। ठीक है, दूसरा स्ट्रॉन्ग एसिड जो हम पढ़ेंगे वो है सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। ये सल्फ्यूरिक एसिड को भी हमने वाटर में डिसॉल्व किया, जिसके बाद ये अपने अंदर से 2 H+ आयंस को रिमूव करता है और एक SO4 आयन को रिमूव करता है। करेक्ट है, ये भी एक्वस मीडियम में है और प्रोड्यूस होने वाले आयंस भी एक्वस मीडियम में है। तो क्या एक्वस मीडियम में जाने के बाद ये सब्सटेंस ने H+ आयंस को प्रोड्यूस किया? हाँ, तो इसे क्या कहते हैं? अरेनियस एसिड। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग एसिड जो है उसे कहते हैं नाइट्रिक एसिड, HNO3। ठीक है, इनको भी एक्वस मीडियम में डालने के बाद में H+ आयंस प्रोड्यूस करेगा और NO3- नाइट्रेट आयन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, इसलिए मैंने आपको एनायंस एंड कैटायंस बहुत अच्छे से लर्न करने के लिए कहा था, क्योंकि जब तक आप एनायंस और कैटायंस लर्न नहीं करेंगे, है ना, तो आपको ये केमिकल फॉर्मूला नहीं आएगा। आप चेक करो, इसका क्रिस क्रॉस करेंगे तो दोनों चार्ज बैलेंस होकर HCl बनेगा कि नहीं? इनका क्रिस क्रॉस करेंगे तो ये 2 यहाँ आ जाएगा, ये 2 यहाँ आ जाएगा और एक दूसरे को सरफेस कर देगा, तो क्या बनेगा? H2SO4, है ना। सेम वे देखिए, आप क्रिस क्रॉस करेंगे तो यू विल गेट दिस फॉर्मूला। ऑलराइट, अभी वीक एसिड्स क्या है? इन तीनों को छोड़ के जो भी एसिड आपको दिखता है सारा वीक एसिड है। इट इज दैट इजी टू रिमेम्बर। ठीक है, ये 3 हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड को छोड़ के जो भी एसिड आपको दिखाई दे सब वीक एसिड है। ठीक है, जैसे CH3COOH मैंने लिखा है यहाँ पे, इसका नाम है एसिटिक एसिड। इनको भी वाटर में डिसॉल्व करने के बाद में एक H+ आयंस और एसिटेट आयंस, है ना, ये रिमूव करता है अपने अंदर से। H2CO3 इसे कहते हैं कार्बोनिक एसिड। ठीक है, तो ये भी 2 H+ आयंस और एक CO3-2 कार्बोनेट आयन जनरेट करता है। क्लियर? अब मैं आपको इसके आगे का एक और कंसेप्ट सिखाऊंगा जिसे कहते हैं, ध्यान से सुनना, जिसे कहते हैं बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। क्या कहते हैं? बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कितने H+ आयंस अवेलेबल है एसिड के पास। ठीक है, एसिड के पास में कितने H+ आयंस अवेलेबल है, मतलब ही मैं उसका क्या पूछ रहा हूं? बेसिसिटी पूछ रहा हूं। ठीक है, अगर मैं कहता हूं कि
एक ही H प्लस आयंस अवेलेबल है उस एसिड के पास में वाटर में डिसॉल्व करने के बाद, तो मुझे बोलना चाहिए कि वो एसिड है उसको मोनोबेसिक एसिड ऐसा कहा जाता है। ठीक है, बेसिसिटी यानी नंबर ऑफ H प्लस आयंस। अगर मैं कहूं कि वाटर में डिसॉल्व करने के बाद वो एसिड 2 H प्लस आयंस को प्रोड्यूस कर रहा है, तो उस एसिड को क्या कहना चाहिए? डायाबेसिक एसिड ऐसा कहा जाना चाहिए। अगर वो 3 H प्लस आयंस प्रोड्यूस कर रहा है तो ट्राइबेसिक एसिड ऐसा कहा जाना चाहिए, एक्सेट्रा। 4 प्रोड्यूस करेगा तो टेट्राबेसिक एसिड ऐसा। ठीक है, इसके एग्जांपल्स देखेंगे। जैसे HCl में एक H प्लस आयंस रिमूव होगा अगर आपने इसका रिएक्शन लिखा इस तरह से। ठीक है, HNO3 में भी एक ही H प्लस आयंस रिमूव होगा। एसिटिक एसिड में भी ये एक ही H है जो रिमूव हो सकता है। इसलिए ये सारे के सारे जो है इनको कहा जाना चाहिए मोनोबेसिक एसिड। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड में से 2 H प्लस आयंस निकलते हैं, आप ये रिएक्शन देख सकते हैं कि 2 H प्लस आयंस आ रहे हैं। करेक्ट है, तो इन्हें कहना चाहिए डायाबेसिक एसिड। जैसे कार्बोनिक एसिड में भी 2 H प्लस आयंस आ रहे हैं क्या नहीं? करेक्ट है, तो इनको भी क्या कहा जाना चाहिए? डायाबेसिक एसिड। ठीक है, वैसे 3 H प्लस आयंस आएंगे तो क्या कहेंगे? ट्राइबेसिक एसिड। ठीक है, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड इसका नाम है, ये एक वीक एसिड है। ठीक है, 3 ही स्ट्रॉन्ग है, हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक एसिड। इनके अलावा जो भी एसिड दिखे सारे के सारे क्या हो जाएंगे? वीक हो जाएंगे। तो ये फॉस्फोरिक एसिड भी वीक एसिड है। इसका अगर आप रिएक्शन लिखेंगे H3PO4 का, तो आपको पता है इसमें से एक हाइड्रोनियम या फिर हाइड्रोजन आयन निकलेगा, ऐसा हमको कहना चाहिए, H प्लस आयन। ठीक है, प्लस PO4 फॉस्फेट आयन था, याद करो, है ना। एनायंस के अंदर ट्रिपल नेगेटिवली चार्ज में लास्ट वाला था ये फॉस्फेट, PO4-3 है कि नहीं। यहाँ कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है, इसलिए इस हाइड्रोजन के आगे अभी कुछ नहीं लिखा है तो क्या लिखना चाहिए? 3 लिखना चाहिए। ये PO4 कितनी बार है? एक बार है। यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है? एक बार है। तो इस तरह से इस रिएक्शन को बैलेंस करके लिखने आना चाहिए। ठीक है, 3 H प्लस आयंस दे रहा है। एक्वस मीडियम ना भूले, अगर आपने एक्वस मीडियम भूल गए तो ये सब कुछ फेल हो जाएगा। ठीक है, अरेनियस थ्योरी इस सब्सटेंस का एसिडिक मीडियम तभी बताता है जब आप उसको कहां डिसॉल्व करो? एक्वस सोल्यूशन में। ठीक है, तो जब H3PO4 को एक्वस में डालेंगे तो 3 H प्लस आयंस देता है, इसलिए कहना चाहिए ट्राइबेसिक एसिड। आई होप आपको एसिड्स का फंडा अरेनियस के थ्रू अच्छे से समझ में आया रहेगा। तो सेम तरह से अभी हम लोग बेस के बारे में पढ़ेंगे बाय द कंसेप्ट ऑफ अरेनियस। तो अभी हम देखेंगे अरेनियस थ्योरी ऑफ बेसिस। ठीक है, तो अरेनियस बेसिस को कैसे डिस्क्राइब करता है? अरेनियस कहता है द सब्सटेंस दैट प्रोड्यूसेस OH माइनस आयंस इन इट्स एक्वियस सॉल्यूशन आर टर्म्ड एज बेसिस। ऐसा सब्सटेंस जिसको पानी में डिसॉल्व करने के बाद वो OH माइनस आयंस को प्रोड्यूस करता है, उसे हम बेसिस कहते हैं। ठीक है, तो सेम फंडा है, ये भी स्ट्रॉन्ग होगा और वीक होगा। स्ट्रॉन्ग बेस जो होता है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, जिसका मतलब वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। और वीक बेस जो होता है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कहने का मतलब है कि वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, बट बेसेस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। स्ट्रॉन्ग होगा तो स्ट्रांगली कंडक्ट करेंगे, वीक होगा तो पुअरली कंडक्ट करेंगे, लेकिन कंडक्ट जरूर करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग स्ट्रॉन्ग बेसिस को देख लेते हैं। ठीक है, आपके सिलेबस में सिर्फ 2 ही स्ट्रॉन्ग बेस है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इस सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जब हमने प्रिपेयर किया तो ये पाउडर फॉर्म में था, फिर उसको हम लोग ने उठा करके वाटर में डिसॉल्व कर दिया, तब जाके अरेनियस बता पाया कि ये बेसिक होते हैं। क्यों? जैसे हमने इस NaOH को वाटर यानी एक्वियस मीडियम में डिसॉल्व किया, ये अपने आप को डिसोसिएट करके Na प्लस और OH माइनस आयंस, है ना, कैटायन और एनायन में जनरेट करेगा, सेम एज एसिड्स। ठीक है, बस फर्क इतना है कि यहाँ पर आपको OH माइनस आयंस मिलेंगे। क्या ये एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको पानी में डिसॉल्व करने के बाद वो OH माइनस आयंस प्रोड्यूस कर रहा है? हाँ, तो ऐसा सब्सटेंस को हम अरेनियस की लैंग्वेज में बेसिस कहते हैं। ठीक है, KOH को अगर मैंने वाटर में डिसॉल्व किया तो सेम मुझे K प्लस आयंस और OH माइनस आयंस मिलेंगे, यानी ये भी बेसिस का डेफिनेशन फॉलो कर रहा है। इनके अलावा जो भी कंपाउंड आपको OH माइनस आयंस प्रोड्यूस करके देता है एक्वियस मीडियम में, उनको हम वीक बेसिस कहते हैं। ठीक है, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, CaOH ट्वाइस। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा कैल्शियम आयन एक्वियस प्लस 2 टाइम्स ऑफ OH माइनस आयंस। ठीक है, तो ये भी बेस है लेकिन वीक बेस है, क्योंकि ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा जितने हैं सारे के सारे वीक बेस है। इट इज दैट इजी टू रिमेंबर। AlOH थ्राइस, इनको एक्वियस मीडियम में डाल के हम चेक करेंगे तो Al प्लस 3 एक्वियस ऐसा मिलता है और 3 OH माइनस आयंस मिलते हैं। ये भी बेसिस का डेफिनेशन फॉलो करता है। तो जैसे हमने एसिड्स के अंदर
बेसिसिटी ऑफ एसिड पढ़ा था, वैसे आज हम बेसिस के अंदर एसिडिटी ऑफ बेस पढ़ेंगे। ठीक है, एसिडिटी ऑफ बेस ऐसा मैं कहता हूं तो इसका मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ OH माइनस आयंस अवेलेबल। ठीक है, मान लेते हैं कि नंबर ऑफ OH माइनस आयंस इन एक्वस मीडियम इज 1, तो उसे कहना चाहिए मोनो एसिडिक बेस। क्या कहना चाहिए? मोनो एसिडिक बेस। इसका एग्जांपल NaOH, KOH, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, एक 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 OH आयंस मिलेंगे। ठीक है, सेम वे में अगर हम डाई एसिडिक बेस की बात करें, ठीक है, तो आफ्टर द रिएक्शन यू विल गेट CaOH ट्वाइस, है ना, तो OH ट्वाइस टाइम्स मिल रहा है, इसलिए कहेंगे डाई एसिडिक बेस। DaOH ट्वाइस में भी OH ट्वाइस टाइम मिलेगा, इसलिए कहेंगे डाई एसिडिक बेस। ट्राई एसिडिक बेस के अंदर जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का एग्जांपल देखा, आपको 3 OH आयंस मिल रहे हैं, इसलिए उसे कहेंगे ट्राई एसिडिक बेस। ठीक है, तो ये आई होप आपको बेसिस का फंडा बहुत अच्छे से समझ में आया रहेगा। क्लियर? तो एक बात आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना, अगर मैं कहता हूं एसिडिटी तो ये किसकी होती है? बेसिस की होती है। और अगर मैं कहता हूं बेसिसिटी तो ये किसकी होती है? एसिड्स की होती है ना। थोड़ा वर्ड्स का कंफ्यूजन ना हो, उस बात का ध्यान रखना। अगर मैं कहता हूं एसिडिटी तो वो किसकी होती है? बेसिस की होती है। और क्या मतलब होता है? बेसिस के पास OH आयंस होता है ना, तो कितने OH माइनस आयंस है एक बेस के पास में? दैट इज इट्स एसिडिटी, है ना। अगर मैं कहूं बेसिसिटी ऑफ एन एसिड तो इसका मतलब एसिड के पास क्या होता है? H प्लस आयंस होता है। तो बेसिसिटी क्या होता है? नंबर ऑफ H प्लस आयंस प्रेजेंट विद एन एसिड इन इट्स एक्वियस मीडियम। ठीक है, अभी एक स्मार्ट स्टूडेंट ने क्या करना चाहिए? एक स्मार्ट स्टूडेंट ने ये जब आप लेक्चर सुनते हैं तभी आपकी नोटबुक में सब नोट डाउन करना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने इसका नाम बताया था अभी आपको, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो एक स्मार्ट स्टूडेंट होता तो तभी की तभी उसने लिख दिया होता कि इसके नीचे इसका नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, या इसका फेमस नेम जैसे मैं बोल रहा हूं अभी कॉस्टिक सोडा है, तो वो भी आपने इसके नीचे लिख लेना चाहिए था। ठीक है, तो बी अ स्मार्ट स्टूडेंट। आप ये जब वीडियो लेक्चर देखते हैं तो बुक खोल के उसमें ये जब सिखा रहा हूं उसको नोट करते चले, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको भी लिखते चले। क्लियर? ऑलराइट, नाउ लेट अस स्टडी कि अरेनियस थ्योरी के हिसाब से सॉल्ट का मतलब क्या होता है। ठीक है, अरेनियस थ्योरी ऑफ सॉल्ट, पहले एक बात जान लेते हैं कि जो सॉल्ट होता है ये किससे बनता है? एनायन और कैटायन से बनता है, जो हम लोग ने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी देखा था। सारे के सारे सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। एवरी सॉल्ट विच इज मेड अप ऑफ कैटायन एनायन ऑब्वियसली इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ध्यान रखना, मतलब क्या? वो 100% इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, मतलब बहुत अच्छा कंडक्टर होगा। ठीक है, ऑलराइट। ओल्ड डेफिनेशन जो है सॉल्ट की अरेनियस थ्योरी के हिसाब से क्या है? एसिड्स एंड बेसेस रिएक्ट विथ ईच अदर टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, है ना। एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है? सॉल्ट बनाता है और वाटर बनाता है। ये उसका ओल्ड डेफिनेशन है जिसको उसने आगे जाके करेक्ट किया। तो करेक्ट डेफिनेशन क्या कहता है अरेनियस का? कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स रिएक्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेसेस इन देयर एक्वियस सॉल्यूशन। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स रिएक्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेसेस इन देयर एक्वियस सॉल्यूशन एंड न्यूट्रलाइज ईच अदर टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। ये उसका न्यू डेफिनेशन है कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस एक दूसरे के साथ एक्वियस मीडियम में रिएक्ट करेगा और एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हुए सॉल्ट और वाटर को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो सर ऐसा होता है क्या कि वीक एसिड और वीक बेस रिएक्ट नहीं करता है? करता है। ठीक है, लेकिन ये जो डेफिनेशन है एक्सक्लूसिवली किसके लिए बनी है? स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस के लिए बनी है। ठीक है, जैसे आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊं मैं, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है कि नहीं, तो मैंने इसको किसके मीडियम में लिया? एक्वियस मीडियम में लिया, तो ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, एक्वियस मीडियम में है, और ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो आफ्टर दिस रिएक्शन ऑब्वियसली अगर हम लोग वाटर को रिमूव कर देते हैं तो H और OH दोनों मिलकर वाटर बना देंगे, तो बचेगा क्या? Na और Cl, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये कैटायन एनायन होके एक्वियस सॉल्यूशन बन जाएगा सोडियम क्लोराइड का। ठीक है, तो इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और जो सॉल्ट है वो बाय डिफॉल्ट हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ही होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो वाटर प्रोड्यूस हो रहा है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, क्योंकि जो प्योर वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता नहीं है, इसलिए मैं उसे कहूंगा वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है,
अब ध्यान से देखना, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, SE का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वो अपने आप को कंप्लीटली डिसोसिएट करता है, यानी अपने आप को स्प्लिट करता है कैटायंस और एनायंस में, ठीक है। और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो अपने आप को डिसोसिएट नहीं कर पाता, याद रहेगा। तो जरा इसको अप्लाई करते हुए चलते हैं। और HCl को अगर मैं डिसोसिएट कर दूं तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, ऐसे लिखा जा सकता है कि H+ आयंस मुझे मिलेंगे वाटर में डालने के बाद, वो भी एक्वस होंगे, प्लस Cl- आयंस मुझे मिलेंगे, वो भी एक्वस होंगे, करेक्ट है। प्लस NaOH को स्प्लिट करके क्या मिलेगा, Na+ आयंस मिलेंगे, वो भी एक्वस होंगे, प्लस OH- आयंस मिलेंगे, वो भी क्या होंगे, एक्वस होंगे। तो आफ्टर दिस रिएक्शन मुझे NaCl मिलता है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वो भी अपने आप को पूरी तरह से स्प्लिट करता है। तो मुझे मिलेगा Na+ आयंस एक्वस मीडियम में, प्लस Cl- आयंस एक्वस मीडियम में, करेक्ट है। पर क्या वाटर अपने आप को स्प्लिट करता है क्या, नहीं, वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वो अपने आप को डिसोसिएट नहीं कर सकता, इसलिए मैं वाटर को एज इट इज लिखूंगा, मैं उसको स्प्लिट करके कैटायंस और एनायंस के फॉर्म में नहीं लिख सकता, ठीक है। तो जब इस रिएक्शन को मैं देखता हूं तो एरोज के दोनों साइड ऑब्जर्व करने पे सेम क्वांटिटी को हम कैंसिल कर सकते हैं कि नहीं, जैसे सोडियम और सोडियम कैंसिल हो गया, करेक्ट है, क्लोरीन और क्लोरीन कैंसिल हो गया। तो नेट रिएक्शन है वो क्या कहता है कि H+ आयंस एक्वियस, ये कहां से आए हैं, एसिड से आए हैं कि नहीं, करेक्ट, एसिड ने प्रोड्यूस किया कि नहीं उसको, करेक्ट, प्लस OH- आयंस एक्वियस मीडियम में, ये कहां से आए हैं, बेसिस में आए, बेसिस से आए, करेक्ट है। उसके बाद में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, जो अपने आप को स्प्लिट कर रहा नहीं है, आयोनाइज कर रहा नहीं है, डिसोसिएट कर रहा नहीं है, समझे। तो इसका मतलब क्या है, इसके वजह से अरेनियस ने एक ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट भी दिया, उसने कहा, ध्यान से सुनना, H+ आयंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ठीक है, रिएक्ट विथ H+ आयंस, react with OH- आयंस of strong bases, ठीक है, to produce, देखो, H+ आयंस of strong acids react with OH- आयंस of strong bases to produce unionized, है ना, ये स्प्लिट नहीं होता है, अनआयोनाइज्ड वाटर मॉलिक्यूल, अनआयोनाइज्ड वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। यह ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट है फॉर सॉल्ट, या फिर ऐसा हम कह सकते हैं कि इस ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बात समझ में आई, ठीक है। आई होप आपको अरहेनियस एसिड, अरहेनियस बेस और अरहेनियस सॉल्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन समझ में आ पा रही होंगी, ठीक है। तो अब यह अरहेनियस थ्योरी के वजह से क्या होता है, बहुत सारे मन में डाउट आते हैं जिनको यह अरहेनियस थ्योरी सॉल्व नहीं कर पाता है, ठीक है। तो यह अरहेनियस थ्योरी कहां पर फेल हो गई, कहां पर इसको अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, उसे हम कहते हैं लिमिटेशंस ऑफ अरहेनियस थ्योरी, जो मैं अभी आपको बताऊंगा कि ये थ्योरी कहां पर अप्लाई नहीं की जा सकती, कहां पर ये फंडे काम नहीं करते हैं, ठीक है। तो नाउ वी विल सी अबाउट लिमिटेशंस ऑफ अरहेनियस थ्योरी। अब अरहेनियस क्या एक्सप्लेन नहीं करता है, देखिए, इट इंडिकेट्स द एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ अ सब्सटेंस इन इट्स एक्वियस स्टेट, ठीक है, एंड नॉट बाय इटसेल्फ। मतलब अगर आप अरहेनियस को पूछेंगे कि HCl एसिड है या बेस है, तो कहेगा मुझे नहीं पता। वो HCl को पहले आप पानी में डिसॉल्व करो, फिर ही मैं बता सकता हूं कि वो एसिड है या बेस है। अगर उसने H+ आयंस प्रोड्यूस किया तो एसिड है, और अगर OH- प्रोड्यूस किया तो बेस है, ठीक है। और उसके बिना वो बता सकता नहीं है। इसका मतलब जो सब्सटेंस है वो उसके एक्वस स्टेट का एसिडिक या बेसिक नेचर बताता है, बस उसका खुद का एसिडिक नेचर, एसिडिक या बेसिक है, वो बता सकता नहीं है, ठीक है। तो ये सिर्फ ऐसे कंपाउंड को एप्लीकेबल है जिसको आप पानी में डिसॉल्व कर सकते हैं, ऑलराइट। H+ आयंस does not exist alone, it always exists as H3O+, है ना, जिसको हम हाइड्रोनियम
आयन भी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो H प्लस आयन है वो कभी खुद ब खुद अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है, H3O प्लस यानी हाइड्रोनियम आयन के अंदर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जिसका कोई भी बात अरेनियस ने किया ही नहीं। अरेनियस ने तो सीधा बोला कि H प्लस आयन मिलता है, पर दरअसल H प्लस आयन से सब कुछ होता नहीं है, वो H3O प्लस आयन होता है। तो सर इस हिसाब से तो अरेनियस की तो डेफिनेशन ही गलत हो गई। नहीं, अब इसकी डेफिनेशन गलत इसलिए नहीं हुई क्योंकि ये बहुत लकी आदमी है। जब साइंटिस्ट ने स्टडी किया तो उनको पता चला H प्लस आयंस एंड H3O प्लस आयंस हैव सेम केमिकल बिहेवियर। क्या है इनके पास? सेम केमिकल बिहेवियर। ठीक है, ये दोनों केमिकल सिस्टम में एक ही तरह का काम एक ही तरह से करते हैं। ठीक है, इनके अंदर केमिकली कोई फर्क नहीं होता है। ठीक है, उनका बिहेवियर एकदम सेम रहता है, इसलिए अरेनियस का जो थ्योरी है इसको डिस्कार्ड नहीं किया गया। ठीक है, ऑलराइट। सब्सटेंसेस लाइक NH3 अमोनिया, CH3NH2 मिथाइलमाइन और सारे अमाइंस एक्सेट्रा, ठीक है, डज नॉट हैव OH माइनस आयंस। क्या आपको इसमें OH माइनस आयंस या इसमें OH माइनस आयंस दिखाई दे रहे हैं? क्या नहीं दिखाई दे रहे, बट दे आर स्टिल बेसिक इन नेचर। फिर भी ये बेसिक है नेचर में, इसका एक्सप्लेनेशन अरेनियस के पास में नहीं है। सॉल्ट्स लाइक AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, ये एक सॉल्ट है। ठीक है, इसका नेचर एसिडिक है, पर सर इसमें कोई H प्लस आयंस प्रेजेंट नहीं है, फिर भी एसिडिक क्यों है? इसका आंसर अरेनियस के पास में नहीं है। कुछ गैसेस जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, ये सारे जो गैसेस हैं ये गैसियस स्टेट में भी एसिडिक नेचर है। ठीक है, वाटर में डिसॉल्व करने के बाद तो होगा ही, पर गैसियस स्टेट में भी ये एसिडिक नेचर है, जिसका आंसर अरेनियस के पास में नहीं है ना। इट कैनॉट एक्सप्लेन द एसिडिक नेचर ऑफ गैसेस सच एज SO2 एंड CO2 इन देयर गैसियस स्टेट। लास्ट पॉइंट और सबसे बड़ा पॉइंट, चेंज इन मीडियम चेंजेस द नेचर। ठीक है, यानी HCl को अगर आप एक्वस मीडियम में रखते हैं तो वो एसिडिक होता है, पर HCl को अगर मैं बेंजीन एक केमिकल है उसमें डुबा के रखूं तो वो न्यूट्रल होता है, वो अपना एसिडिक नेचर नहीं बता पाता। इसका एक्सप्लेनेशन अरेनियस ने नहीं दिया कि मीडियम चेंज करने से उसका जो नेचर है उस पर फर्क आएगा। इसका एक्सप्लेनेशन अरेनियस के पास में नहीं था। तो अरेनियस इतनी सारी चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, इसलिए इसको मैं सबसे बेस्ट थियरी नहीं बोल सकता एसिड और बेसिस के लिए। अब इससे बेहतरीन एक और थियरी है, एक और साइंटिस्ट है जिसने अपने पोस्टुलेट्स रखे और इनकी लिमिटेशंस को हैंडल करने की कोशिश की। ठीक है, उस साइंटिस्ट का नाम है लॉरी एंड ब्रॉनस्टेड। दो साइंटिस्ट है, लॉरी एंड ब्रॉनस्टेड। तो इसके बाद जो है हम लॉरी एंड ब्रॉनस्टेड थियरी पढ़ेंगे। ऑब्वियसली उनके भी कुछ लिमिटेशंस आने वाले हैं, जिनको ओवरकम करने के लिए तीसरा साइंटिस्ट सामने आता है जिसका नाम है लुइस, है ना। तो लुइस कंसेप्ट भी हम उसके आगे पढ़ने वाले हैं। लेकिन आज के लेक्चर में विल स्टॉप हियर विद द अरेनियस थियरी, क्योंकि ये सबसे बेसिक थियरी है और ये आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। अगले आने वाले लेक्चर में आपको लॉरी ब्रॉनस्टेड थियरी और लुइस थियरी में एक साथ पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो तब तक आप ये जो लेक्चर है इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स मैंने सिखाया है बहुत अच्छे से लर्न करना, बहुत अच्छे से स्टडी करना, और ऐसे लर्न करना कि आंख बंद करके भी आपको खुद से बोलने आना चाहिए कि क्या क्या पॉइंट्स वो एक्सप्लेन नहीं करता है, क्या क्या डेफिनेशन हो जाती है एसिड्स की, बेसिस की और सॉल्ट की। तो सर एग्जाम में जब हमको पूछेंगे डिफाइन एसिड, तो हम कौन सा आंसर लिखेंगे, किसकी थियरी का आंसर लिखेंगे? तो आपको एग्जाम में मेंशन करके देंगे कि आपको एसिड्स का डेफिनेशन देना है अकॉर्डिंग टू अरेनियस थियरी या लॉरी ब्रॉनस्टेड थियरी या जो भी है। ठीक है, तो आप पहले यहाँ तक बहुत अच्छे से लर्न कर ले, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको लॉरी ब्रॉनस्टेड थियरी एंड लुइस थियरी पढ़ाऊंगा। दैट्स ऑल।